ओके संजय को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय संजय हाय को। संजय केवल ईश्वर भाई। के हाय विजय भाई, हाय। आपका आवाज सुनने के बाद बहुत मजा लगता है। आवाज भी जिंदा दिली लगती है। मैं आपकी आवाज का कायल हूँ। वैसे भी बहुत बढ़िया लगता है। माइक पे तो बहुत मस्त आती है। पर तो ऐसे भी बहुत मस्त आती है। तो और ऐसे ही मस्त लोगों के साथ रहते रहते 10 साल पूरे हो गए। तो ये ईश्वर की कृपा है। तो अल्फी साइंस का साथ है, आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब से दूर हूँ। और विजय भाई बोल रहे थे 10 डिजिट में किया हूँ। और वैसे एक बात चल रही थी जब भी कि एक आदमी भाई बोल रहा था कि इसके बाद सीडीडी में जाएगा। बोला नहीं, मुश्किल है यार। बोला सीडीडी बोले तो 100 साल की सोबराइटी और उम्र है 55, यानी 150 साल जीना पड़ेगा। तो बोला यार, जितना जो उतना भगवान के ओट में रहते हुए जो, और एल्कोहलिक में अपना जीवन बिताते रहो और अपने फैमिली के साथ खुश रहो। तो जितनी मेरी मनोकामना है। और इसके लिए तो मेरा जो ईश्वर है वो मेरे साथ है। और इस ईश्वर का भी बहुत आभारी हूँ। साथ में हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, इनका भी बहुत आभारी हूँ। और मेरा जो ग्रुप है समर्पण ग्रुप वरोरा, उसका भी आभारी हूँ। मेरे वर्रा में परिवर्तन ग्रुप है, अभिनंदन ग्रुप है, 3 ग्रुप है हमारे वर्रा में। 6 दिन मीटिंग चलती है। तीनों ग्रुप का आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा आभारी हूँ मेरे फैमिली का, जिन्होंने मुझे अनवांटेड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इच्छा न रखते हुए प्यार किया है। पिताजी का भी आभारी हूँ, आज नहीं है मेरे साथ। लेकिन आज भी उनकी यादें और उन्होंने सिखाई हुई बातें, जिंदगी को कैसे चलाना चाहिए, वो याद करता हूँ। माँ भी नहीं है। अरे दोनों मेरे कारण गए हैं। ये कैसे गए मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज भी है कि दोनों मेरे कारण ही गए हैं। ऐसा मैं अल्कोहलिक हूँ। और मेरी भी मिसेस का भी आभारी हूँ। गए 7वें साल से रोज मुझे हर साल 16 तारीख को मुझे बर्थडे विश करती है। मतलब 7वां 8वां 9वां 10वां 4 साल से कर रही है। और इसका पूरा श्रेय जाता है अल्कोहलिक चैनल और स्टेप 12 स्टेप का प्रोग्राम। और मेरे बच्चों का भी हूँ, जो आज मुझे समझ के लेके लेके चलते। क्योंकि एक अल्कोहलिक को, आज की डेट में अगर कोई अल्कोहलिक मेरे दुकान में आता है या सिटी बस या एसटी बस में बैठता है मेरे बाजू में, तो मुझे बहुत घिन आती है। तो घिन आती है, मतलब वो शराब शराब की आती है। वो भाई की नहीं आती। भाई को तो मैं लगता है कि मेरे को इसको मैसेज देना चाहिए। तो शराब की घिन आती। तो ये इन लोगों ने कैसे सहा होगा, खासकर मेरे मिसेस ने कैसे सहा होगा यार। तो 27 साल के, मेरा शादी को 27 साल हुए। इन्होंने कैसे सहा होगा, मेरे पिताजी ने क्या क्या सहा होगा, भाइयों ने, आपने मेरी माँ ने कैसे सहा होगा, इसकी याद करता हूँ 10वें साल में। मेरे सिस्टर लोगों ने, 4 मेरी सिस्टर है, मेरे से छोटे हैं। उन्होंने कैसे सहा होगा मेरे अल्कोहलिज्म को, ये याद करके आज जब याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं और आंखों में आंसू आते हैं। कल जब मैंने अपने चारों सिस्टर को बताया, मैंने खुद होके कि भाई आज मुझे 10 साल हुए, तो सबसे पहले बड़े सिस्टर को लगाया। और जब इससे चारों सिस्टर के साथ बात कर रहा था ना, तो आंखों में आंसू थे यार। कि क्या तहस नहस करके आया हूँ। मैं तो ठीक है, मैं तो अपना एक अल्कोहलिक मैंने अपनी की होंगी, लेकिन साथ में इनके भावनाओं को भी तहस नहस करते हुए, क्योंकि 29 साल का सोबराइटी है। जिस दिनों में एक भाई ने अपने बहन को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, या प्यार देना चाहिए, या एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मेरे मिसेस को मैंने 27 साल में कॉन्फिडेंस देना चाहिए, वो नहीं देते हुए मैंने यार बहुत मतलब उनकी जिंदगी को तहस नहस करते, उनके कॉन्फिडेंस को लूज करके आ गया। आज भी याद करता हूँ तो आज भी जब देखता हूँ तो मेरे मिसेस को चेक भरने नहीं आता है, जबकि वो एमकॉम है, बीएड है, डीएड है, और आज भी वो चेक सिर्फ साइन करके देती है। और चेक भरने के समय में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। तो ये 10 साल के बाद भी होता है, तो कितना खतरनाक इज्म या अल्कोहल का जो असर है मेरे घर परिवार में गिरा हुआ होगा, ये याद करके रोंगटे खड़े। तो यार ये क्या लोग हैं और किस मिट्टी के बने हैं कि जिन्होंने मुझे सहन किया। यार मैं ऐसा आदमी हूँ कि किसी को 2 मिनट सहन नहीं कर सकता हूँ, किसी की सेंट शराब की सहन नहीं कर सकता। और इतने सालों से, आज मैं 55 साल का हूँ, इतने सालों से माँ बाप, भाई बहन, मिसेस, लड़की, ये कैसे इस शराबी को हैंडल करते हैं और कैसे सहन करते हैं, सहने कर बोल सकते हो। ये याद करके रोंगटे खड़े होते हैं आज भी। और ऊपर से जो हमारे अल्कोहलिक साइंस के भाई है, जिनका नाम मेरा नाता है ना कोई
सगे है ना कोई रिलेटिव है, और 10 सालों से मुझे सहन करते आ रहे हैं मेरी तिरछी बातें को। मेरा एक थोड़ा स्वभाव इस टाइप से, मैं थोड़ा एरोगेंट टाइप का हूँ, तो वो बात एकदम से भड़ाक से बोल देता हूँ। और ये मेरे जो भाई है वगैरह में, कम से कम आज की डेट में मुझे लगता है कि 250 के करीब करीब भाई यहाँ पे सोबर है इस 14 साल के सफर में। तो ये लोग मुझे सहन कैसे करते होंगे यार, जबकि इनका कोई मेरे साथ ना पैसों से ताल्लुक है, ना मेरी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है कि मैं अपने बॉस को सहन किया जाए। ऐसा नहीं होती भी ये सहन करते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान जो है ना ये भाइयों को भी जाता है कि मुझे इतने सालों से सहन करते हैं। आज यहाँ पे सुनने के लिए भी जो हमारे भाई ऑनलाइन मीटिंग में है वो भी कैसे सहन करेंगे यार, इतना घंटा 1 घंटा जब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता था, आज आश्चर्य था कि लोग कैसे सहन करते हैं। तो मेरा जो सफर है अल्कोहलिक साइंस का, ग्रेटिट्यूड में हूँ अल्कोहलिक साइंस का, क्योंकि ये इसी ने एक जिंदगी दी है, और इसी ने मेरे पूरे फैमिली को मेरे पास लाके खड़ा है। देखा जाए तो मैं, फैमिली मेरे से दूर नहीं गई थी, मैं फैमिली से दूर गया था। जबकि शराब पीते समय मैं यही सोचता था कि यार ये फैमिली है क्या, ये दूर जाती है, सुनते नहीं मेरी, ऐसी कुछ बातें थी। और अगर मैं अल्कोहलिज्म, मेरे अल्कोहल की बात करता हूँ, जब की तो बात बाद में करूंगा, लेकिन अल्कोहल की जब मैं बात करता हूँ तो करीब 29 साल का सफर रहा है अल्कोहलिज्म का। बहुत बार मैंने भाइयों को शेयर करते सुना कि मेरा कार्यकाल था, तो मैं सोचता हूँ यार कार्यकाल का ड्यूटी का होता है, नौकरी का होता है, सेवा का होता है, कार्यकाल शराब का कैसे हो सकता है। ये मैं बहुत, मतलब हंसी आती थी मेरे को। तो ये बड़ा एक बड़ा पीरियड था। उम्र के 16 साल से शराब चालू हुई थी। और जब मैं कॉलेज में एंट्री ले रहा था 11वीं में, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि संजू बोले तू अब कॉलेज जा रहा है तो दो बातों से बच के रहना। एक तो बोले लेडीज, वो किसी स्त्री के मामले से, उनको मालूम था कि कॉलेज में जाने के बाद ऐसे कुछ होते हैं, लव प्यार वगैरह होता है, उससे बच के रह के रहने का, और पुलिस केस नहीं लाने का। और दूसरी ये बात बताई थी कि शराब पीना तो अच्छे क्वालिटी की पीना। अब ये 16 साल की उम्र में मुझे बताया गया था, तो मैं वो पुलिस और बाकी लेडीज से तो बहुत दूर रहा, लेकिन शराब 16 साल की उम्र में आई, एक बियर के हिसाब से आई। और मुझे याद है 29 सालों में कि मैंने सिर्फ 2 बार हाफ बियर पी, उसके बाद बॉर्न अल्कोहलिक या क्रॉनिक अल्कोहलिक किसी टाइप से पिया। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं थोड़ी पिया वापस आया, ऐसा नहीं हुआ। अरे 16 साल की उम्र से मैं क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में फंस चुका था। इस 16 सालों में 29 सालों में मैंने क्या क्या किया, आज जब मैं सोचता हूँ, वो याददाश्त आती है मेरी, तो वो वापस आ रही है, तो सोच के हैरान रहता हूँ। इस 16 सालों में मैं जैसे कि एक शेयर करूंगा कि बहनों को बहुत दुखाया था मैंने। मेरी एक सिस्टर है जो आज एमबीबीएस एमडी है। तो जब वो 12वीं में पास हुई थी, तो मैं उसको टीचर बनाने की कोशिश में था। अब टीचर बनाने का ये मतलब है कि जल्दी उस समय शायद मेरे को लगता है 88 या 90 या 92 की बात होगी। वो टीचर में लग जाते तो फटाक से नौकरी लग जाती थी। मेरी एक 2 नंबर की सिस्टर भी टीचर है, वो भी उसी समय हमने उनको दोनों को फॉर्म भरते हैं, और मेरी इच्छा थी कि वो भी दूसरी वाली भी बने। लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। और जब वो फॉर्म भरे, हमने वापस आए, वो पिताजी से मिली और बोले कि नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो मेरे अहंकार को ठेस पहुंची। आपकी यार मेरी सुनती नहीं है। तो जो वैलिडिटी लगती है, एक ओबीसी समाज में वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है कास्ट सर्टिफिकेट के बाद, बाद। और मैं उसी फील्ड में हूँ जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनते हैं, एफिडेविट बनते हैं, वैलिडिटी सर्टिफिकेट में, मतलब मेरा कंप्यूटर जॉब है, तो उसी फील्ड में हूँ। और मैं चाहे तो उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट बहुत आसान तरीके से बना सकता, तो कि उस सब फंडे मुझे मालूम है। तो मैंने उसका वैलिडिटी नहीं बनाया। और देखिए भगवान की लीला क्या होती है, और भगवान क्या चाहता, मैं क्या चाहता हूँ और भगवान क्या चाहता है। जो हम हमेशा बोलते कि माई विल एंड गॉड विल। मेरी इच्छा थी कि वो मेरी सुने, और उसकी इच्छा थी कि, और उसकी भगवान की इच्छा थी वो डॉक्टर बने। तो वो उसको बॉम्बे को जाना था, दिन 6 बजे की ट्रेन थी। वो 11 बजे नागपुर पहुंची, 12 बजे वैलिडिटी ऑफिस पहुंची। उस समय में मालूम था मुझे कि बहुत दिन पहले बनाना है ये सब चीजें, लेकिन मैं नहीं बना के दिया था। और वो पहुंची वहां पे, उस अधिकारी ने उसके पेपर्स देखे, और पेपर्स देखने के बाद वो बोले भी भाई भाई
बेटा बोले तू बहुत लेट आई, बोले इतने इसमें कैसे वैलिडिटी होंगी। लेकिन शायद उसकी विल पावर और उसका भगवान इतने स्ट्रांग थे कि उस अधिकारी ने उसके परसेंटेज देखे, उसको 88% थे, और उस परसेंट को देखते बोले ठीक है पहले लेके जा बोले वैलिडिटी। उस अधिकारी ने तुरंत वैलिडिटी बना के दिए। 3 बजे उसको वैलिडिटी मिली, 6 बजे वो बॉम्बे गई, वहां पे एडमिशन लिया, नागपुर में उसका एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, और 5 साल के बाद वो डॉक्टर बनी। अब एक देखिए कि मैं कितना स्वार्थी इंसान था शराब पीने के समय। मतलब ये शराब का असर नहीं था, ये मेरा खुद का कैरेक्टर डिफेक्ट था कि मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ। और वही सिस्टर जिसको मैं विरोध किया था डॉक्टर बनने के लिए, वही सिस्टर ने मेरी जान बचाई। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 3 नंबर की सिस्टर है मेरी, मेरे से सब सिस्टर छोटे हैं। अभी पिछले मेरे 6वें साल की सोसाइटी में मुझे सुसाइड के थॉट्स आने लगे थे, और सुसाइड के थॉट आने लगे कि यार क्या पड़ा है जिंदगी में, कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी में बातें। और फिर मैंने एक अलालन शेयरिंग सुनी, और वो शेयरिंग के तहत जो अलालन ने इतना शानदार शेयरिंग किया था कि गए 12 सालों में मैंने वो ऐसी शेयरिंग आज तक नहीं सुनी। तो वो मैंने सुनी, और उसने वो जिस परिस्थिति अपनी परिस्थिति बताई कि मैं कहाँ से कहाँ तक निकल के आई, तो मेरे दिमाग में पहुंचा कि यार ये अलालन ने अगर यहाँ से निकल सकती है, इतनी तकलीफें सहन कर, मैं तो यार एक आदमी हूँ और मेरे पास तो अल्कोहल एनोमिस है। तो वो सुनने के बाद मैं उस सुसाइड थॉट से थोड़ा निकला, और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। मुझे याद आया तब तक थोड़े संबंध अच्छे हुए थे, और मैंने उनको फोन किया, और जिंदगी में पहली बार 37 मिनट बात किया। उसमें से 2 मिनट उसने बात किया, और 35 मिनट 2 मिनट मैंने बात किया, और 35 मिनट वो मेरी सिस्टर ने बात किया। और मुझे समझाया, मैंने उसको बोला मुझे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, और उसने समझा कि भाई बोले लाइफ योग नहीं करना है, बोले ये भगवान ने दी हुई लाइफ है, वो चाहे तो अपने तरीके से लेके जाएगा, लेकिन अपने हाथों से अपनी लाइफ गिव नहीं करना। उसने 1-2 मुझे एग्जाम्पल दिए। हमारे कोई एक आर्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने सुसाइड की। उसने कहा कि उसका अगर उसने सुसाइड नहीं की रहती तो क्या होता, उसके ऊपर कर्जा था, डर था, सब चीजें उसकी विपरीत थी। लेकिन अगर नहीं करता तो, अगर उसके ऊपर कर्जा था तो वो उसका बंगला गाड़ी बेच के कर्जा निकाल देते थे, और शायद बच भी जाता था तो भी चलता था। लेकिन उसके अंदर का टैलेंट नहीं खत्म हुआ, क्योंकि टैलेंट तो उसमें आ चुका था, और वो भगवान की देन थी। अगर वो अपने टैलेंट के साथ जिंदा रहता तो वो कर्जा उससे भी निकल जाता था। और ये बाहरी दुनिया में जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, जो हमारी संस्था है, उसमें जो हमको प्रोत्साहित किया जाता है ऐसी चीजें दूर रखने के लिए, स्टेप का कार्यक्रम दिया जाता है, वो बाहरी दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने सुसाइड की। दूसरा एग्जाम्पल उसने खुद का दिया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर आज मेरे हाथ से किसी पेशेंट अगर मर जाता है तो मेरी डॉक्टर कैंसिल होती है। तो मेरे पास एक टैलेंट है, बोले कि मैं रोटियां अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं एक ठेला लगाऊंगी और ठेले पे खड़ी रह के मैं रोटियां बेचूंगी, लेकिन मैं लाइफ को जॉब नहीं करूंगी। और उस समय से वो मैं निकला सुसाइड थॉट से, ये जो डर रहता है वो निकला। और उस सिस्टर का भी मैं आभारी हूँ कि जिसको मैं बर्बाद करने चला था उसने मुझे आबाद कर दिया। ये है अल्कोहलिक एनोनिमस का चमत्कार। और साल जैसे जैसे पहले साल बीतता गया, पहला साल जब मेरा पूरा हुआ 16 तारीख 2017 को, मैंने पिताजी को बताया कि भाई मैंने शराब को छोड़े 1 साल हो गया है। और उनको मालूम था तो मीटिंग वीटिंग जाता, लेकिन उनको ज्यादा ये नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे खिड़की के बाजू में ये जो टिल्लू दिखते हैं, शराब की छोटी छोटी बोतलें दिखती है, वो किसकी है। उस समय मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बोला कि यार इतने बार मैं छोड़ चुका हूँ और इतनी बार मैं ले चुका हूँ, इनका भरोसा मैं कैसे जीतूंगा यार, 1 साल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अल्कोहलिक का एक जो ठप्पा मेरे पे बैठ गया, एक स्टैम्प बैठ गया है, तो अब उनको मैं भरोसा नहीं दिला सकता हूँ। मुझे बहुत साल लगेंगे उसको भरोसा दिलाने में। तो मैं उस दिन मैं कुछ गुस्सा नहीं हुआ, मीटिंग में जाके बैठ गया, और वो चलते गए। मैं बोला, मेरे को मालूम था कि यार मैं उनको भरोसा 1 साल में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उनकी सोच जो है वो 29 सालों की सोच है यार। और मैं 1 साल में कैसे उनको भरोसा दिलाऊं। जो आज मैं कभी भी भाइयों को सुनता हूँ कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरे घर वालों को भरोसा नहीं आता, तो मेरे घर वालों को भी भरोसा नहीं आया था, और वो आएगा भी नहीं। क्योंकि एक बार मेरे पे अल्कोहलिक का स्टैम्प बैठ चुका है, अब वो भरोसा मुश्किल से आता है। शराब के मामले में तो आ जाएगा कि शराब, हाँ भाई 10 साल हो गए शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन मेरे इज्म के बारे में बहुत ही मुश्किल है। ये मेरा खुद के अनुभव है, मैं ऐसा दावे से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है कि आज भी कब जब कोई बात होती है घर में, तो जैसे कभी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मिसेस को बोल रहा था कि यार इस प्रकार से इसको इस
मिक्सर को चलाया जाता है। अब वो इतने सालों से 27 सालों से मिक्सर चल रहा है, तो उसको मैं सिखा रहा हूँ। बात मेरी सही थी कैसे चलाते हैं, लेकिन उसने मुझे बोल ही दिया कि आपको कुछ समझता नहीं। यानी 10 साल के सोवरेनिटी के बाद भी अगर वो बोलती कि समझता नहीं, तो सही बात है, क्योंकि मेरी जो इज्म है ना, उसमें प्रॉब्लम है। मेरी जो सोच है कि मैं उसको एक अच्छे तरीके से नहीं बता पाता हूँ, थोड़ा सा आवाज में वो तिरछापन आ ही जाता है कि कितने सालों की जो अंदर बैठ के है मेरा इज्म, तो काम करता है। तो उसके बाद तो वो उससे भी मिक्सर चालू नहीं हुआ कि मैंने चालू करके दिया है, तो उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि ये जो लोग हैं, जो हमारे आजू बाजू की जो फैमिली है, ये इसी तरह से व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये अल्कोहलिज्म नाम की पारिवारिक बीमारी में आ चुके हैं, और उनको निकलने में शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है उनके ऊपर भारी पड़ता है। तो ये ऐसे चलते गया, और शुरुआती 3 4 5 सालों में ना मेरे पास स्टेप थी, ना कुछ था, सिर्फ मीटिंग को जाना। और 5 सालों में, मतलब 2012 में 14 में मैं इस मीटिंग में आया था। वही अक्कल होशियारी, खुद को ग्रेट समझने की बातें, अहंकार बातें। और वो अहंकार ने मुझे टिका के रखा था इस मीटिंग में, कि मैं यार कुछ दिखाऊंगा इस मीटिंग में, इनको बताऊंगा। ये जो बड़प्पन की बातें है ना, ग्रैंडियोसिटी की बातें, उसी ने मुझे शायद वो स्वभाव दोष है, लेकिन उसने मुझे टिकाए रखा। और फिर जैसे एक वाक्य मेरे साथ हुआ कि एक मेरे परिचित व्यक्ति है, उन्होंने उसके पहले मेरे मिसेस ने कहा था कि जो आप शराब पीते हो ना, बोले वो खुद को मूर्ख बना रहे हो, मुझे बना रहे हो, फैमिली को बना रहे हो, दुनिया को बना रहे हो। वो उसके मुंह से कैसे निकला मालूम नहीं, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। और बैठने के बाद फिर एक 4 5 दिन के बाद एक परिचित व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप में बोले सब चीजें, बोले आप होशियार हो, टैलेंटेड हो, पैसा है, अक्ल है, समझ है, सब अच्छी गुण उसने बताई, ये सब है, लेकिन इसके ऊपर एक और भारी चीज है बोले आप में, और वह है अहंकार। अब उस बात को मेरे को दिल में लगी, और मैंने फिर उस दिन से सोच के फिर 16 जुलाई 2016 से स्टार्ट किया। और ये पहले के जो 5 साल थे, वो पूरे ड्राई ड्रंक का सिस्टम थे। अल्कोहलिक साइनेस को सर पे लेके नाच रहा था, ना मेरा फैमिली की तरफ ख्याल था, ना कुछ था। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैं अपनी मस्ती में जी रहा था। यानी सिर्फ जो हमारे ट्रायंगल बोलते हैं, उस ट्रायंगल को एक मीटिंग को ही पकड़ के चल रहा था मैं। और जो फैमिली का भाग है, या तो काम का भाग, इसको मैं बहुत बाजू में रखा था। ये बात मेरे में प्रॉब्लम क्यों हुई कि स्टेप्स की बातें नहीं होती थी उस समय, 5 साल यहाँ से पहले 2014 में सुनी मैंने किसी भाई से स्टेप। अब उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, स्टेप हो ना हो उनके पास, लेकिन स्टेप्स की कोई बातें नहीं थी, वही शेयरिंग घिसी रहती थी। बदला हुआ दृष्टिकोण, और वो क्या बोलते हैं, श्रद्धा से विश्वास से श्रद्धा की तरफ, तो बस ऐसी शेयरिंग होती थी, कोई स्टेप पे बातें नहीं हो रही थी। और जैसे ये कोरोना काल आया है, और कोरोना काल में हमने ऑनलाइन मीटिंग चालू की। ऑनलाइन मीटिंग में फिर वो आदमी लोग अपने घर से शेयर नहीं करते थे, घर में बैठे थे सब जन, कैसे मध्यपात शेयर करो वगैरह, ऐसे बातें होती थी। और मैं इसी मीटिंग को बंद करने चला था, तो बाद में एक भाई को मैंने बोला, यार मीटिंग बंद करना पड़ता है, कोई लोग शेयर करते नहीं, 1 घंटा निकलता नहीं। तो उसने मुझे सुझाया कि यार ये स्पीकर मीटिंग चालू करा। और फिर मैंने वो स्पीकर मीटिंग के लिए कोशिश किया। उसके बाद पुणे का ग्रुप अच्छे भाई मिले, सुशांत भाई थे, गौतम भाई थे, इन्होंने उस मीटिंग में आते थे, शेयर करते थे, वहां पे फिर उस टाइप की बातें निकली। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को थोड़ा सा परफेक्ट बनने की बहुत ज्यादा अंदर से है। आज कोई भी काम करना है तो मुझे परफेक्ट करना रहता है। 9 बजे बोला 9 बजे, आज मैं मीटिंग को नहीं आ पाया उतनी जल्दी 9 बजे, क्योंकि आज मेरे होम ग्रुप में एक बर्थडे मीटिंग थी। मैंने संदीप भाई को बोला भी था कि यार मैं पहली बार ऐसा होगा कि मैं समय पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन 9:30 बजे तक तो मैं आ ही जाऊंगा। तो ये स्टेप्स की बातें निकली, और फिर मैंने वो स्टेप्स समझ लिया। अब मैं ऐसा आदमी को, मेरे को स्टेप्स लेना है तो मैं वो दूसरे पे, इससे मतलब दूसरे को ढकेलता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी प्रयोग करने जाते चूहे के ऊपर करते हैं, ठीक वैसे ही किया मैंने भाई, बाकी 2 4 भाइयों को बोला मैंने कि आप स्टेप ले लो। 5 भाइयों को बोला, और 6वीं बार मैंने लिया। ये मेरा ड्रॉबैक है। तो ये भी किया, लेकिन 6वीं बार वो गौतम भाई थे, गौतम भाई जी बहुत ज्यादा बोलते थे मुझे कि भाई तेरे ग्रुप के 5 लोगों ने लिया, तू कब लेगा। और उसके तहत फिर वही ग्रैंडियोसिटी के अंतर्गत मैंने फिर वो स्टेप लिया। और स्टेप लेने के बाद फिर वो चमत्कार मेरी जिंदगी में बढ़ते गए। स्टेप लेने के बाद जब मुझे याद आया कि इसकी 9 स्टेप 4 स्टेप में बहुत कुछ था,
लिखा मैंने भी, बहुत सारे नाम निकले, 35-40 नाम तो हमारे ए मेंबर के निकले। यार ये सीनियर लोग को जो क्या स्टेप नहीं देते, कुछ नहीं देते, ऐसी बातें थी पहले पहले, आज नहीं होता वो। तो वो हुआ, फिर 9 स्टेप की जब बात आई तो मुझे लगा कि यार मैं माफी मांगना चाहता हूँ मेरे सिस्टर लोगों की। उस दरमियान 2021 में मेरी माँ गुजरी, मेरे को मेरी माँ की भी अ, माफी मांगनी थी, जिसके प्रति मैं खुनस थी। लेकिन वो जो दिवाली हुई थी उसमें सब मेरे जवाई लोग, सिस्टर, भांजे भांजे सब आए थे। और उस दौरान हमारे घर में हमने एक छोटा सा, मेरे घर में कराओके सिस्टम का माइक था, तो सबसे पहले मैंने गाना चालू किया। वो आवाज वगैरह छोड़ो बाकी का, लेकिन मैंने वो पहल की। ये मुझे स्टेप ने समझाया कि अगर तुझे इन लोगों के पास जाना है तो फैमिली को अपनाना है, तो फैमिली तो तेरे को अपना के रही है, लेकिन तू अगर फैमिली के पास जाना है तो तेरे को पहल करनी पड़ेगी। तो मैंने पहल की, और फिर बाकी सबने वैसे गाने गाए, और मेरी माँ दूर बैठ के मेरे को आराम से बेड पे बैठ के सुन रही थी मेरे को। जब वो जनवरी में सिस्टर के गाँव गई, और जनवरी में उसकी 31 जनवरी को उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। मैंने जो बोला था कि मैंने 2 जाने, शायद मैंने बोला नहीं होगा, लेकिन 2 जाने लिए, तो उसमें से पहली जान थी मेरे माँ की। क्योंकि माँ को जब मुझे पता चला कि उसको अटैक आया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसको हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल था। और उससे पहले मेरी मम्मी मेरे को साल भर से मेरे को 200 रुपये मांगती थी, मैं दे देता था। सोब्राइटी में आने के बाद की बात है। और कभी पूछा नहीं, यानी स्टेप लेने के बाद भी मैंने पूछा नहीं कि यार किस लिए लेते हो, क्या लेते हो। बाद में जब मुझे मालूम है तो मुझे एहसास हुआ कि यार अगर मैं उस समय पूछ लेता तो आज शायद माँ जिंदा रहती, क्योंकि बराव में भी अच्छे डॉक्टर थे हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल के, तो शायद वो हो जाता था। लेकिन वो माँ गुजर गई। लेकिन मेरी सिस्टर ने बताया मुझे कि बोली बोले माँ की मेरा संजू सुधर गया है, क्योंकि जिस तरह से उसने वो वाक्य देखा दिवाली का गाने गाने का, तो ये मुझे एहसास हुआ कि यार शायद माँ ने मुझे माफ कर दिया है। और मैंने वो चिता के पास माफी मांगी। लेकिन वही बात है कि अब ये कोरी माफी होगी, मैं ना उसकी सर भरपाई कर पाया। आज भी मन में बहुत टेंस रहती है। दूसरे के माँ बाप को देखता तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं नहीं माफी मांग पाया, लेकिन आप देखिए प्रोग्राम कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे से नहीं, वो एक प्रकार से मेरे से वो मर्डर टाइप का ही है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब उस गिल्ट से निकल चुका हूँ, लेकिन ये मैं शेयर करता हूँ। और उस समय मुझे ये लगा कि यार बहनें अब 13वीं में आएंगी, 14वीं में आएंगी, तो मेरे को माफी मांगना, मैं 13-14 दिन से वही सोच रहा था। और फिर जैसे वो दिन आया 14 में, सब लोग आए, मैं प्रार्थना कर रहा था, और माफी अ, मांगने की बहुत अंदर से आवाज आ रही थी कि माफी मांगना है बहनों को, कैसे मांगो क्या, लेकिन मांगना है। प्रार्थना कर रहा था, सब कर रहा था। और वो मौका आया जब मैं रात के, उस दिन भी 14 हुई, मैं मीटिंग को गया। यानी 14 के दिन में मेरे को मालूम था मेहमान अपने घर में रुकने वाले हैं, कोई जाने वाली नहीं है, तो मैं उनके एंटरटेन करने नहीं गया। मैं मीटिंग को गया, मीटिंग से आया, और वो जैसे 8:30 बजे आया तो मेरे को 2 सिस्टर बाहर खड़ी बैठी मिली, और 2 सिस्टर मेरी बेडरूम में मिली। और मुझे तब ऐसा हुआ कि यही समय है माफी मांगने का। मैं दोनों बाहर की सिस्टर को अंदर बुलाया, चारों को बैठाया, और उनके बाद दरवाजा बंद करने के बाद उनको मैंने बोला कि आप लोगों को मेरे कारण जो मानसिक परेशानी हुई, जो आपके ससुराल में परेशानी हुई, जो आपको मेरे कारण बोलना, उनका बोलना सुनना पड़ा, सास ससुर का उनके या जो भी रिलेटिव, उस पूरी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये जब बोला तो इतना हल्का हुआ। बहनों की सिस्टर के आंखों में आंसू थे, और लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। शायद उनको लगा कि क्या हो रहा है, उनको अल्कोहल शायद नहीं मालूम, लेकिन उनको मालूम है कि मीटिंग में जाता है, ज्यादा उनको पता नहीं था। लेकिन क्योंकि पास पहले की बात है वो, लेकिन मैंने माफी मांगने के बाद हल्का महसूस हुआ। और वहां से फिर वो सिस्टरों के साथ जो संवाद से लेकर सुसंवाद की बातें हैं, वो मेरी निकल पड़ी। उसके साथ फिर हमारा एक भाई है, 4 बहने, 4 जवाई, मैं, मेरी मिस्टर, मिसेज, मेरे बच्चे, इन सबका एक व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कुछ ना कुछ ऐसे हम डालते रहते। तो फिर मैं वहां पे एक्टिव होने लगा। जैसे कोई जोक आते हैं, कुछ हो गया, कुछ ऐसे ही डाल दिए, तो मैं उस पे डालते रहा। कोई सिस्टर के फोटो के जो मैसेज बर्थडे के, वो बनाने लगा। और धीरे धीरे ये पहल जब मैंने की, तो धीरे धीरे मैं बहनों के साथ जुड़ते गया। धीरे धीरे वो फैमिली रिकवरी की बात होती है, वो रिकवरी बोलने से अच्छा होगा कि पुनर्बांधनी बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन, वो चालू हो गया।
और फिर कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि दो सिस्टर की मुझे ऐसा लगा कि यार इनके गांव में जाके माफी मांगना पड़ेगा। तो उसमें से सेकंड नंबर की सिस्टर के बारे में ऐसा हुआ था कि उसके देवर की शादी में बहुत मैंने तमाशा किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार उसके गांव में और ऐसा कोई फंक्शन होगा तो वहां जाके मैं माफी मांगूंगा। जब मैं अपने तहे दिल से माफी की बात करता हूँ ना और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो हमारे मराठी में हमेशा बोलते कि बेंबी के देठे बेंबीच्या देठापासून बिल्कुल अंदर से वो आवाज भी रही थी। और वैसा मौका मुझे मिला। मेरे बच्चे की वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए मुझे भंडारा जाना था और उसी समय मुझे कॉल आया उनका कि यहाँ पे उनके भंडारा के गांव में इनकी 4 किलोमीटर दूर उनका एक प्रोग्राम है महाशिवरात्रि के दिन का और उनके पिताजी के 75 साल हुए तो उसका भी प्रोग्राम है। तब मुझे ऐसा कि ये सही वक्त है और मैं गया वहाँ पे। और फिर शाम का वक्त था और मैंने मेरे जवाई को और मेरी सिस्टर को बुलाया मंडप के अंदर। तीनों ही थे और मैंने एक बार फिर उनसे तहे दिल से माफी मांगी, दोनों से मांगी। और फिर वो जो वो ये था क्या बोलते जो समा था या जो भी था इतना एक इमोशनल हो गया थे हम सभी जन, आंखों में पानी। लेकिन वो आंखों से जो मन का मैल है ना वो पूरा निकल गया। और वहां से फिर वो संबंध और अच्छे बनते गए और अच्छे बनते गए। उसके बाद मेरे जवाई जो मेरे से कभी बहुत कम बातें करते थे वो बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे। उसका एक एग्जाम्पल ये भी कि उनको क्रेटा गाड़ी लेना था। अब देखा जाए तो ना मुझे गाड़ी के बारे में ज्यादा समझता है ना ही मेरी राय लेने की जरूरत है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पे है, टीचर है। उनको जो कोई जरूरत नहीं मेरी राय लेना या मुझे बताना। लेकिन अल्कोहलिक साइनेस के कारण, प्रोग्राम के कारण संबंध इस तरह से अच्छे बन गए थे कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, क्रेटा ले रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज मुझे याद आता कि ये जब मैं एक पहल करता हूँ तो पूरी फैमिली मेरे साथ जुड़ने को तैयार होती है। और उन्होंने बताया ये ले रहा वो ले रहा वो गाड़ी ले रहा। ऐसा आज कोई भी डिसीजन के घर में होता है तो वो मुझे बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। राय नहीं लेते लेकिन बताते जरूर है, क्योंकि राय की जरूरत नहीं उनको। लेकिन बताते हैं कि ये बताना ये बड़ी बात है। और उसके पहले एक मेरे को लगता है कि 2 साल पहले वो शायद दुबई गए थे तो दुबई से उन्होंने 2 रोलेक्स घड़ी लाई। बात घड़ियों की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। तो रोलेक्स घड़ी लाई, वो शायद 17-18-20 हजार की घड़ी थी, लेकिन उन्होंने याद से मेरे जैसे बेवड़े के लिए लाया है। ये सबसे बड़ी बात है। और 2 ही लाए, चाहे तो अपने भाई के लिए ला सकते लेकिन उन्होंने खुद के लाया और मेरे लिए गिफ्ट किया। तो ये जो है ना 17-20 हजार की घड़ी, मतलब 20 हजार की बात नहीं, घड़ी याद रख के एक चीज लाना एक बेवड़े के लिए, ये बहुत बड़ी ताकत अल्कोहलिक साइंस का एक प्रोग्राम देती है। और उन्होंने लाने के बाद तो जब मेरा 8वें साल का बर्थडे हुआ और टोकन जो हमारे ग्रुप में, तो उन्होंने अपने एक कलीग्स को भी साथ में लाया कि चलो यार एक बेवड़े को कैसे सुधरता है वो देखिए आप। और उनका कलीग भी आए और उस प्रोग्राम में, और मैंने वो थैंक्स गिविंग के दिन था जो मैंने शेयर किया वो सब किया। बाद में वो जब उनके कलीग घर में रुके थे उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम्हारी मीटिंग बहुत खतरनाक मीटिंग। बोले ये आप खुद को जो बेवड़ा बोलते हैं ना तो ये बहुत बड़ी ताकत लगती है बोलने बेवड़ा बोलने की। और जिस तरह से आपने शेयर किया अपने पूरे दोष, ये मानना इतने लोगों के सामने मानना, आज हम भी इस जॉब पे टीचर है लेकिन हम भी ये नहीं कर सकते। बोले तुम्हारी संस्था में बहुत बड़ी ताकत है। बोले ये उन्होंने अप्रिशिएट किया इस संस्था को। तो इस तरह से संबंध बढ़ते गए और आज की डेट में भी वही हो रहा है कि सिस्टर के साथ आज मुझे कोई भाई बोलता है कि जैसे अभी कल परसों की बात है, हमारे एक कोर्ट मेंबर है, उन्होंने 2 किताबें मुझे बोली कि ये किताबें पढ़ो आप। अल्कोहल के बाहर के मुझे पढ़ने का शौक है। तो मैंने मेरे सिस्टर को इसके पहले भी बोला था, 3rd नंबर की सिस्टर जिसको मैं डॉक्टर नहीं बनने दिया था, वो नहीं बनाना चाहता था, उसको मैं वो किताबें भेजता हूँ और वो वहां से मुझे पार्सल करके भेज देती है। उसने कहा है मुझे कि जब कभी भी कोई भी किताब हो आप बिल्कुल बिंदास मुझे फोन कीजिए, बिंदास वो डाल दीजिए फोटो उसका और भेजती है। आज मेरे पास उसकी भेजी हुई 10 से 12 किताबें, अच्छी मोटिवेशनल किताबें भेजती है। मैं मुझे पढ़ने का शौक, मैं पढ़ता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने कल ही की बात है, मैंने उसको 2 किताबें और मंगाई और उससे ये भी बोला कि पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। क्योंकि अल्कोहल साइंस के कार्यक्रम के बाद आने के बाद माफी मांगने के बाद तो उसने मुझे कहा है कि मैं यार डॉक्टर हूँ, मैं अपने पिताजी के लिए और माँ के लिए कुछ कर नहीं पाई हूँ लेकिन मैं आपके लिए बहुत करना चाहती हूँ या करूंगी, ऐसा बोला है। बस इतना ही बोलना मुझे बहुत ये लगता है कि हमारी फैमिली जो हमारे से दूर हुई है मेरे अपने कारण या मेरे कारण, तो आज वो फैमिली यार आ रही है, साथ साथ में खड़ी रह रही है, मुझे प्रोत्साहन दे रही है कि तू बढ़ आगे, हम है तेरे पीछे। ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सिस्टर ने बड़े भाई को ये प्रोत्साहन करना, देखा जाए तो मैं सिर्फ उम्र से बड़ा हूँ, बाकी
अकल से और समझ से तो उनसे सब छोटा हुआ, ऐसा मुझे आज मुझे अल्कुल साइंस से आने के बाद लगता है कि मैं 10वां साल हूँ मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि उम्र के 45 साल में कोई मजा नहीं है, कुछ किए नहीं हमने। ये मैं सही में आज 10 साल का बच्चा हूँ, ये मुझे अल्कुल साइंस के आने में लगता है। वो मेरी उनकी जो आध्यात्मिक लेवल है वो मेरे से ज्यादा है। मेरे जैसे बेवड़ों को इतना सपोर्ट देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्कुल साइंस की मेरी जर्नी है, और ऐसे ही जर्नी आगे भी चलती रही है। और ये भी मेरे फिर उसके बाद मैंने बड़ी सिस्टर को भी उसके घर में जाके माफी मांगी। आज पहले जो राखी आती थी ना, उसमें प्यार नहीं रहता था। मैं राखी या भाई दूज पे जब उनके गांव जाता था तो मुझे ऐसा लगता था, ये कब साले ये फालतू का क्या ढोंग है यार, ये राखी बांधना ऐसे कोई होता क्या, संबंध रहते क्या। वो राखी के बंधन को मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब अल्कुश आने के बाद, ये सब माफिया वगैरह मांगने के बाद, आज जब वो राखी आती है ना, भले बांधने नहीं आती क्योंकि अब सब अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन कभी कभी नागपुर जाता तो होता है, एक दो सिस्टर मेरे साथ रह जाती है। लेकिन वो राखी के जो धागा है ना, उसको आज मैं समझ सकता हूँ कि सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई प्यार का बंधन है तो सबसे बड़ा है भाई और बहन का। क्योंकि मेरे 2 नंबर के भाई बहन ने भी मेरे दूसरे बर्थडे टोकन में शेयर किया था कि मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही थी ससुराल में कि मेरे भाई की दारू छूट जाए। ये कैसे संभव होता है यार, ये कैसे किस मिट्टी के लोग बने हैं ये आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि इनके पास अल्कुल साइंस का कार्यक्रम न रहने के बाद भी इतनी समझ से कैसे रहते हैं। और मुझे अल्कुल साइंस का इतना बड़ा प्रोग्राम लेने के बाद भी मैं अनाड़ी जैसे क्यों रहता हूँ। मुझे वो समझ जल्दी क्यों नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है, ये आज भी मुझे लगता है। लेकिन वही कहा गया कि धीरे चलो, समझ के चलो, विचार करके चलो, तो ये करता हूँ। तो ये आज जो राखी के बंधन को मैं मानता हूँ यार कि है, इसमें ताकत है। आज अभी की बात है, मेरे सिस्टर ने कल ही मुझे हमारे बागबान ग्रुप पे मैसेज डाला कि भाई हमारे संजू भाई 10 साल, पूरे लोगों को मालूम, मेरे चारों सिस्टर को, जवाई को, सबको ये अल्कोहल साइंस की मीटिंग मालूम है। मैं ओपनली उनके साथ कि मैं ऐसा हूँ और सब कुछ बताता हूँ। और उसमें उसने मैसेज डाला कि संजू भाई को 10 साल पूरे, उसको बधाई। और ये जो दारू से दूर हुए हैं, ये दिन हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है। दिवाली या कोई भी त्योहार से भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है या बहुत बड़ा त्योहार है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा दारू से दूर रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ उसने बहुत बड़ा लंबा मैसेज भेजा। तो ये हुआ कैसे, ये क्या है, मतलब चमत्कार कैसे होते हैं? तो ये वही चमत्कार है अल्कोहल साइंस के स्टेप्स, और उसका जो मैं करता हूँ, तो फॉलो करता हूँ और उस पर चलता हूँ, मेरी गलती को देखते रहता हूँ, तो ये सब होते आ रहा है धीरे धीरे धीरे। आज वही बात करो कि मिसेस के साथ अच्छे संबंध बन गए। कल शाम को उसने मेरे लिए विश किया 6:30 बजे, मेरे पसंद की खीर बनाई। वो रुकी रही, उसको डॉक्टर ने बताया कि 6 बजे खाना चाहिए। कल मेरा गैटू आबाद दिन था तो मैं मीटिंग में गया 8:30 8:15 8:30 तो रुकी नहीं रहे मेरे लिए। बाकी दिन तो मैं बोल देता हूँ खाना खा लिया यार, क्योंकि वो उनको जो प्रॉब्लम है, बीमारी जो मैंने शायद दी होंगी, उनके सोच में आई होंगी, तो है, तो मैं खाना रुकी, खाने हमने खाना साथ में खाया। आज बच्चों के साथ जब मैं संबंध की बात देखता हूँ ना, तो स्टेप्स का बहुत बड़ा मतलब मेरी जिंदगी में आता है, और अल्कोहल साइंस की मीटिंग का और इस फेलोशिप का। क्योंकि मेरा लड़का आज 20 साल का है, और मैं उसके साथ यार गए 4-5 सालों से बहुत मतलब एरोगेंटली रहता था। स्टेप होने के बाद वो समझ में नहीं आता कभी भी, लेकिन मेरे से हो गया था। मतलब उसके ऊपर गुस्सा होना, ये होना वो होना। ऐसे एक किस्सा हुआ मेरे साथ, पिछले साल की बात है। वो अभी वो जैसे हम बोलते हैं 90s, ये था 13 से 19 साल के बच्चों के साथ बहुत अलग तरह से पेश आना आता है। मैंने किताबें पढ़ी लेकिन वो पेश आना नहीं जमा। तो वो मैं उसके ऊपर एक बात से लेके गुस्सा हो गया, और ऐसा हुआ कि उसने उसका जो एक नंदी बैल रहता है पोले में ले जाने का, मैंने उसको पूछे बगैर अपने सिस्टर को देने का वादा किया। और घर में आके मैं बताया, यहाँ पे मुझे वो समझ में आता है ग्रुप कॉन्शियस की बात या किसी का मत लेने की बात। तो मैंने अपने दिल से उसको दे दिया और उसको बोला कि ऐसा मैं तेरा नंदी बैल दे रहा हूँ। वो मेरे पे गुस्सा हुआ और बोला कि क्या तुमको नहीं नहीं बोलना आता क्या? अब मेरे को भी गुस्सा आया। मैं बोला यार, मैं एक घर का पुरुष हूँ, कर्ता पुरुष हूँ, मुझे क्या इतना अधिकार भी नहीं है। लेकिन वैसे जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, अचानक मुझे ख्याल आ रहा है ये कुछ भी गलत हो रहा है। क्योंकि स्टेप्स लेने के बाद 10वीं स्टेप में जो हमेशा बोलते हैं कि सिक्स सेंस की बातें होती है, तो वो सिक्स सेंस मुझे बता रहा था कि अंदर से यार कुछ भी गलत हुआ। तो मैं वैसे ही बाहर निकला
और बाहर जाके स्पॉन्सर को फोन लगाया, बोले उसको बताया। स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि देख भाई, बोले वो भले आज 19 साल का है, लेकिन उसके दादा ने उसको लेके दिया होगा 4 साल या 5 साल की उम्र में। अब 4-5 साल की उम्र में वो बच्चा उस नंदी को लेके घूमा, पैसे लोगों से इकट्ठा किया खोले के दिन। उसका जो आत्मीयता है, जो लगाव है, उस लगाव को तूने ख्याल नहीं किया। तो आज की डेट में भी वही होता है कि मैं बच्चों के लगाव या ख्याल को ख्याल में ही नहीं रखता। ये बीमारी है। तो मैंने बोले तूने ख्याल नहीं किया उसके आत्मीयता का। अगर तेरी कोई चीज ऐसे किसी को दे दिया जाए तो क्या होगा? तो मैं बोला यार मैं तो चिल्लाऊंगा। तो वैसे वो भी चिल्लाया बोले तेरे ऊपर। और फिर उससे बात, स्पॉन्सर से बात करने के बाद जब मैं आ रहा था तो बेटे का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि पापा मैं आपको फालतू बड़े आवाज में बात किया, तो मैं सॉरी बोलता हूँ। और वो जब मैं घर में आया तो जस्ट सो रहा था, मैंने उसको उठाया। बोला यार बेटा, बोला सॉरी, बोला कि मैंने तेरे पूछे बगैर वो बात कह दी। लेकिन अब तू जैसे बोलेगा वैसे। तो उसके बाद उसने माना, बोले मेरे को भी कोई काम नहीं है, दे दे बोले। और उसके बाद जिंदगी की सबसे बड़ी जो संवाद रहता है एक बाप बेटे का, वो हुआ। वो ये प्रकार था कि उसने मुझे बोला, 20 साल का लड़का है, बोले पापा क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं शराब पीता हूँ क्या? तो मैं शॉक हो गया। मुझे मालूम है कि बीमारी कितनी खतरनाक है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को ना लगे, लेकिन इतने खुले दिल से बात करना, तो कॉन्फिडेंस उसके मन में पैदा करना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का देन है, स्टेप्स से दी हुई बात है। तो उसने मुझे बोला कि भाई आपको लगता है कि शराब, तो मैंने उसको बोला कि तू शराब पीता है या नहीं पीता ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पीने से क्या होता है मैं तेरे को बता सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैंने उसको जो भी तत्व थे, जो भी हमारी जो बातें हमेशा मीटिंग में कागज में उसको बताई। और उसके बाद उसके ऊपर छोड़ा कि भैया तू देख क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको बताया कि शराब पीने के कारण तेरे पिताजी को समाज में कोई समाज मान्यता नहीं है, फैमिली में तेरे पिताजी को उतने अच्छे दर्जे से नहीं देखा जाता है, फैमिली में भी उसको पीछे रखा जाता है। तेरे मामा के घर में भी देख ले, तेरे बुआ के घर में भी देख ले। इस एक अल्कोहलिक्स को किस तरह से, भले भाई आज दारू से दूर हो, लेकिन कैसी ट्रीटमेंट देखती तू अपने आंखों से देख। उसके बाद तू तय कर कि पीना है नहीं पीना है। इस तरह से मैंने बताई बताई, और वो लड़का आज मेरे से इतना करीब आ गया है कि बहुत करीब आ गया है। बीच में हम अभी पिछले शायद मेरे को लगता है मेरी सिस्टर आई थी एक 26 जून को आई थी, बराबर 26 जून को आई थी मेरे शादी के सालगिरह पे। और उसका बच्चा था। जैसे हम वो मंदिर वंदिर जाके आए, घूमते हुए आए, तो एक बार दिखा। तो जो मेरा छोटा भांजा मेरे भाई लड़के को बोलता कि भैया बोले देख, बोले बाहर, बोले यार शराब मिलती, बोले। तो मेरा बेटा कहता है कि मेरे पिताजी ने नहीं पी बोले कभी, तो मैं भी नहीं पीऊंगा। ये बात अगर कहीं से भी की हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बच्चे में जो मैंने देखता हूँ, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ हमारे अनिरुद्ध भाई का, जिनको मैं हमेशा बच्चों के जो भी प्रॉब्लम थे, अनिरुद्ध भाई इंदौर वाले जो अभी नासिक में रहते, तो उनका बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे ये बच्चों के साथ कैसे चलना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे कैसे बात करना है, ये मुझे उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा द्वारा मुझे बताया। और मैं उस पे चलने लगा। तो आज बेटा मेरे साथ आया, आज बात सुनता है। आज जैसे हमने एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर उसकी मामा ने दी, तो आज जब भी नागपुर जाना रहता है तो हम जाते हैं। तो वो बोलता है कि पापा मैं नागपुर तक चला गया, मुझे मालूम है 20 साल का लड़का है, मैं 55 का। तो उसको भी बोला कि भैया तू यहाँ से 45 किलोमीटर चला ले, तो मैं तू नागपुर में मैं दे दूंगा को। मैं उसको ये भी उदाहरण देता हूँ यार, तेरे पिताजी को तेरे नाना ने कभी, तेरे दादा ने कभी गाड़ी 55 साल की उम्र तक नहीं दी। आज मैं तू 20 साल का है तो मैं तेरे को गाड़ी चलाने देता हूँ, तो मानता है यार मेरा। ये अल्कोहलिक एनोनिमस की सोच है जो मैं उसके सामने रख पाता हूँ। और वो भी मान गया, वो भी उसने चलाया वहां तक। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर से फिर वापस आया, फिर उसको मैंने वैसे 45 किलोमीटर दिया। मैं इसको दूंगा धीरे धीरे, जब बुट्टी बुरी आएंगी वैसे धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा और मेरा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं उसको देने वाला हूँ, मुझे मालूम है। तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि आज के डेट में बच्चों को कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। ये अल्कोहलिक एनोनिमस की जो ये सिस्टम है उसके ऊपर मैं चलते रहता हूँ, तो ये मुझे मिलता है। आज की डेट में बच्चों के साथ संबंध अच्छे होते आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बातें होती है। भले आज वो बीएससी फाइनल में नहीं जाता कॉलेज वॉलेज में, उसके ऊपर कुछ ज्यादा रेस नहीं होता। मैं बोलता यार ठीक है, तू देख तेरे को कैसी तेरी जिंदगी है। मैं उसको उदाहरण भी देता हूँ कि तेरे मामा की तरफ अगर अच्छे बच्चे जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तू अगर ऐसा रहता तो कैसा। तो उसको मैंने
समझाता हूँ, लेकिन उसके ऊपर आग्रह करके बात नहीं करता हूँ। देख तेरी जिंदगी तू देख। तो अभी उसको बात किया कि भाई तेरे को अगले साल अपन मिलिट्री एकेडमी डालते हैं, तो वो आज के डेट में तो हाँ बोल रहा हूँ, तो मैं ज्यादा खुश भी नहीं होता। मुझे मालूम है अल्कोहल अल्कोहल एक अल्कोहलिस्ट को ज्यादा खुश होने का भी ज्यादा अधिकार नहीं, क्योंकि जब तक वो घटना होती नहीं तब तक कोई ये नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिंदगी जो पूरे 10 साल के इस रहने में कुछ ऐसी बातें हैं कि जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुझे डर भी लगा है। अब उस डर का मैं अनुभव दूंगा कि पिछले साल या बात है, शायद विजय भाई भी हमारे उज्जैन आए, अपना जगन्नाथपुरी में आए थे। उस समय की बात है, जगन्नाथपुरी का हमने रिजर्वेशन किया था वहां पे जो प्रोग्राम था। लेकिन उसके 20 दिन पहले मुझे डर सताने लगा यार, कैसे अब ये कोई भी भाई डर की बात कर रहे थे, मैं डर के बारे में बहुत डर से शराब पी लेता हूँ वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। तो मैं अपने अनुभव से यही बताऊंगा कि जब डर होता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, और उसके पहले मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाइयों का साथ लेना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे डर को बाहर समाज के लोग नहीं समझ पाते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ही इस डर को निकालने में सक्षम है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। बाहर के लोगों का भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन यहाँ के लोगों को मेरी मेंटेलिटी का बहुत ज्यादा पता रहता है। तो मुझे डर सताने लगा कि यार कैसे मैं जाऊंगा, कैंसिल करूँ क्या। इसके पहले 1-2 कार्यक्रम कैंसिल हुए थे, तो साथी जो ये मेंबर थे वो भी नाराज हुए थे। तो फिर मैंने अनिरुद्ध भाई से बात किया, तो उन्होंने मुझे समझा, और मुझे डर इस बात का लग रहा था कि अगर मैं 3-4 दिन रहूंगा, घर में किसी को अटैक आया, कुछ बीमारी होगी, तो यार क्या करेंगे। तो उसने अनिरुद्ध भाई ने मुझे समझाया कि तेरे कोई 2-4 एक्सीडेंट देख कि जहाँ पे ऐसे किस्से हुए और क्या हुआ। तो मेरे को मैंने याद किया, मेरे दोस्त थे और एक मेरे जवाई थे जो नागपुर में रहते थे, आरएस सिटी हॉस्पिटल के बहुत नजदीक रहते थे। तो उनको रात को 11 बजे अटैक आया, और वो 5 मिनट में भी, उस हॉस्पिटल 5 मिनट का अंतर है लेकिन नहीं पहुंच पाए। और दूसरे मेरे जो दोस्त थे जो वो करोड़पति थे, लेकिन जो उन्होंने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, उनको लिवर सोरासिस हो गया, करोड़पति होने के बाद भी वो बच नहीं पाए। तो यहाँ पे मुझे देखना बताया अनुराग भाई कि देखो ईश्वर की इच्छा कैसी होती है। अगर ईश्वर चाहता है तो तू वहां रह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, और तू अगर जगन्नाथपुर जाता है तो वो तेरे परिवार को कुछ होने नहीं देगा। अब तू वर्रा में भी रहा तो तेरे सामने भी कुछ भी हो सकता है। तो इस ईश्वर की इच्छा को मान, पहचान इसको। तो उन्होंने मुझे समझाया, और मैं फिर उस घर पे काम करने के लिए फिर मैं जगन्नाथपुरी गया, वहां से वापस आया। उस दौरान प्रार्थनाएं बहुत की, एंजॉय भी किया वहां पे समुद्र किनारे। लेकिन वो डर जब मैंने एक्शन किया ना तब निकला। जब अभी भाई बोल रहे थे कि डर कैसे निकाला जाए, तो मेरा वो अनुभव है कि जब तक मैं इस मेंटल को प्रिपेयर भाइयों के साथ रहते, फेलोशिप के साथ रहते, जब करता हूँ तैयारी और उस पर एक्शन करता हूँ तो वो डर निकल रहा है। तो वैसे ही मेरा डर था एक। फिर उन्होंने और एक बात बताई, अनिरुद्ध भाई ने, कि मैं बोला यार उनको मैं पैसे 2-4 5,000 25,000 50,000 रख के जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाया कि भाई बोले एक यहाँ पे एक राजकुमार पैदा हुआ, तो उस राजकुमार को शायद बताया गया था उनके फैमिली को कि इसको शेर से इसकी मौत जो है शेर से हो जाएंगी। तो उसके घर वाले बाहर नहीं जाने देते थे, उसको पूरा बंदोबस्त करके अंदर रखते थे। बाहर से खेलने के लिए बच्चे लाते थे, और वो बच्चे शेयर करते थे, हमने शेर देखा। तो ये राजकुमार को लगता था कि यार शेर होता कैसा है। उसने घर वालों को बोला कि भाई ये शेर होता कैसा है, मुझे जाना है। तो घर वालों को मालूम था कि शेर से इसको प्रॉब्लम है, उसको जाने नहीं देते थे, और उसको बताते कि शेर से प्रॉब्लम। अब उस राजकुमार के मन में पूरा शेर के प्रति खुन्नस बैठ गई, और उसके दीवार में शेर की तस्वीर लगी थी। तो वो तस्वीर को मुक्के से मारने लगा, और वहां पे किला किला था, तो उसको वो किला लगा और उसको गैंग्रीन हो गया, वो मर गया। यानी अनिरुद्ध भाई बताना चाहते थे कि तू कितना भी बंदोबस्त कर लो, लेकिन परमेश्वर के आगे तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं। अगर उसको लेके जाना है तो आपके सामने भी लेके जाएंगे, कितना भी कुछ कर लो। तो उस वक्त तो वो मुझे बात समझ में आई, और उस डर से निकलने के बाद फिर मैं उसके बाद आने के बाद पचमढ़ी जाने के लिए मुझे डर लगता था। फिर मैंने ये भाइयों का सहारा लिया, पचमढ़ी जाके आया। वो डर एक्शन के बाद निकलते। तो इस डर को अगर मुझे निकालना है तो मेंटली प्रिपेयर करना है, भाइयों का साथ लेना है, फेलोशिप की मदद, स्टेप्स का प्रोग्राम, और उसके ऊपर एक्शन। क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर मैं एक्शन नहीं करूंगा तो डर मेरे से नहीं निकलेगा। तो कोई भी इसमें मुझे पता चल गया कि कोई भी डर निकालने के लिए उसको ऊपर मुझे एक्शन करना ही पड़ेगा, वो करके चीज देखना पड़ेगा, तब जाके मेरा डर निकल रहा है। तो आज की डेट में फाइनेंशियल डर है क्या है, लेकिन ये बात मुझे कोरोना ने सिखा दी कि यार कम पैसों में रहा जा सकता है, जिंदगी जी सकते, बशर्ते यह है कि शायद मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी लेकिन मेरी जरूरतें बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। ये कोरोना से समाज से मैं सीखते आ रहा हूँ। तो आज की डेट में हम वो सीखते सीखते
आ रहा हूँ तो मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है। और जो मुझे मिला है ना, मैं बांटने की कोशिश हमेशा करता हूँ। मैं अल्कुल साइंस में आने के बाद मैंने अपने जिंदगी का टारगेट बनाया कि मेरे को 1 साल अगर पूरा करना है तो मैं 4 ऐसे भाई पकड़ता हूँ नए वाले, कि जिसको मैं 90 दिन पूरे कर सकूं। पहले भाई को मैं 90 दिन पूरे करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे भी 90 दिन पूरे होते हैं। और उसके साथ फिर दूसरे भाई, फिर तीसरे, ऐसे करते करते मैं 4 भाई को साल में 90 दिन तक फॉलो देने की कोशिश करता हूँ। अब उनके 90 दिन, मतलब 4 भाइयों के हो गए 90 दिन, तो 360 दिन होते हैं, तो मेरे भी 360 दिन पूरे होते हैं। और 5 दिन तो ऐसे फिर शुभ निकल जाते हैं। इस तरह से गए 7-8 साल से मैं इस तरह से 90-90 दिन का टारगेट रखता हूँ और फॉलो देने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे मजा आता है। जो बिग बुक ने कहा है कि एक दोस्तों का बहुत बड़ा क्या बोलते उसको, एक अच्छा समूह तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, उनको आप उस चीज से निकलते हुए देखेंगे तो आनंद मिलेगा। जिस आनंद को मैं शराब में देखने की कोशिश करता था, तो वो शराब का आनंद शायद शाम को रहता था, सवेरे निकल जाता है। लेकिन ये जो भाइयों को सोबर होते देखता हूँ, उनको टोकन लेते देखता हूँ ना, तो ये आनंद चिरकाल वाला है, हमेशा रहने वाला आनंद है। क्योंकि कोई भी भाई अगर आज से 25 साल बाद भी टोकन लेगा तो मुझे उतना ही आनंद होगा। और ये आनंद बिल्कुल निस्वार्थ है, क्योंकि उसमें कुछ मेरा है ही नहीं। वो सब भगवान की लीला है और वो ईश्वर का क्या बोलते प्रयत्न है, या तो ईश्वर की वरदान है और वो भाई का प्रयत्न है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ ईश्वर का, इतना मैं अपने आप को समझता हूँ। और ऐसे ऑनलाइन मीटिंग का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिसके तहत मेरे पास स्टेप पहुंची। आज थोड़ा सा फक्र से मैं बात करता हूँ कि बोल सकता हूँ कि मेरे ग्रुप में 80 से 90, मतलब 55 लोग हैं, उसमें से करीब करीब 40 लोग तो स्टेप लेके हैं। अब वो चलते नहीं चलते उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे मालूम है कि स्टेप्स ये चलने पे मजबूर कर देते हैं। मैं शायद अभी ले भी लिया हो, उसमें नहीं भी चला हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े आते हैं और फिर वो उस पर चलना ही पड़ता है। मतलब वो हथियार में सीखते रहता हूँ ना, तो कभी ना कभी मेरे इसमें आता है। ये मेरे अनुभव रहे। और आज लोगों के साथ जब नए भाइयों को देता हूँ, उनके जिंदगी जीने का ढंग देखता हूँ, जिस समस्या से वो निकलते हैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे अपना गम बहुत कम लगता है। वो जो एक गाना है कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, तो इस टाइप से वो होता है। तो आज जब कोई भाई बहुत बड़े संकट से, मैंने भाइयों को देखा, बहुत बड़े बड़े संकट से निकलते देखा हूँ, कि जहाँ वो सुसाइड कर सकता था, लेकिन इस स्टेप्स की वजह से उसने सुसाइड न करते वो बेहतर बेटर जिंदगी जीने की कोशिश करा और जी रहा है। और उसके फैमिली प्रॉब्लम्स को जो सॉर्ट आउट करता है, बात करता है, तो मुझे भी बहुत ताकत मिलती है कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और नए भाई से हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। आज के डेट में 10 सालों में मैंने कभी घर में गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा था मैं कभी। और वो 1 साल के भाई ने स्टेप लेने के बाद उसने बताया कि मैं अपने मिसेज को रोज गुड मॉर्निंग करते, वो भी करती है। फिर बाद में मैं और वो साथ में डीआर और उसका डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो मुझे वो बात आई है। अब वो दोनों एल ए मेंबर तो ठीक है, मैं घर में नहीं है, लेकिन मैं कम से कम गुड मॉर्निंग तो कर सकता हूँ सवेरे। तो वो जब मैंने चालू किया ना, तो वो मिसेज के साथ व्यवहार अच्छे हो गए। आज मिसेज समझने लगी है। हाँ, मीटिंग को करके भी बोल देती है मुझे, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि अच्छी तरह से क्या रोज जाना की जरूरत है, तो मैं उसको ज्यादा बहस नहीं करता हूँ। और अभी की डेट में मैं अपने वर्रा में जितने बर्थडे है उतने बर्थडे मीटिंग करता हूँ। रेगुलर मीटिंग नहीं करता हूँ, और लेकिन बर्थडे मीटिंग करता हूँ। संडे को अपनी ग्रुप की सवेरे की ग्रुप की मीटिंग करता हूँ। और ऑनलाइन में जहां मौका मिलता है बोलने का बोलता हूँ। जनरली मैं ये अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, लेकिन वो आप लोगों का भाई है, वो तो प्यार रहता है। अब संदीप भाई को मैं टाल नहीं सकता, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। जनरली पहले से रहता है कि ऑनलाइन में क्या शेयर करूँ यार, कैसे करूँ। आज भी डर सताता है, अब क्या है वही घिसी पिटी कहानी ऐसा लगता है। तो लेकिन कुछ नए अनुभव भी शेयर करता हूँ। और आखिरी में एक अनुभव शेयर कर देता हूँ कि पुलिस अरेंज में आने के बाद भी आज के डेट में जो हमेशा बोला जाता है कि हमारे इसमें वो जो बीमारी है वो हमेशा रहती है, मरते दम तक रहने वाली। उसका एक अनुभव मुझे अभी भी रिसेंटली आया। ऐसे वो स्टैंडर्ड की बात में बारे में है, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि जर्नी है, तो मुझे वो भी शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। अभी 2 दिन पहले है कि मैं बीमारी को कैसे बढ़ाता हूँ। तो मेरे दुकान में एक, मेरे को लगता है 7-8 महीने पहले एक ओए का मालक आया था और उसको रेंट एग्रीमेंट बनाना था। वो मैंने बनाया। फिर उसको मैं पूछ रहा हूँ कि भैया ओए का रेट क्या होता है, ये क्या आइडेंटिटी कार्ड देने पड़ते हैं, ये सब कुछ मैं बताओ पूछो। अब देखा जाए तो
जब मैं स्टेप लिया हूँ, उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा शैतानी दिमाग है, अल्कोहलिक दिमाग है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक आध बार मौका मिलेगा तो ये पूछ के रखना चाहिए। यानी देखो, जो बीमारी बोलते हैं ना वो कैसे काम करती है, वो मैंने उसको ऐसे पूछ के रखा था। और 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक दुकान में एक लेडी आई थी, उसके पहले भी आई थी। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था दिमाग में कि यार इसका नंबर मिल जाए। तो कल जब वो परसों के दिन आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो फिर मुझे याद रहा है, यार ये तो वही लेडी का नंबर है। अब वो जब वो मैं दुकान में गया तो मेरे डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मैंने वो प्रार्थना कर रखा हूँ। जैसे मैं उस प्रार्थना कर देखा तो यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, अल्कोहलिक एनोनिमस में सेक्स कंडक्ट का चार्ट लेने के बाद उसमें सीधा सीधा बताया कि भाई अगर सेक्स कंडक्ट के बारे में आपको अगर खेद नहीं हुआ है और आपका जो बिहेवियर है वो अगर दूसरे को प्रति प्रॉब्लम वाला है तो आप शराब पी सकते हैं। मराठी बिग बुक 66 पेज पे क्लियर लिखने के बाद भी मैं भूल जाता हूँ यार, ये बीमारी है। वो मैंने फिर वो लगा मेरे को कि यार क्या ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चाहे तो मैं ट्राई भी कर सकता था, भाई आपका काम नहीं हुआ होगा तो मैं करवा देता, क्योंकि मेरे शैतानी खोपड़ी में ये सब प्रिंट हुआ है। ये नहीं है कि स्टेप्स के साथ स्टेप करने के बाद वो दिमाग से निकल गया है, वो दिमाग में प्रिंट है। सिर्फ मैंने उसको, मेरा अनुभव है कि मैंने उसको ताला लगा के रखा हुआ और चाबी मेरे पास ही है, लेकिन ये स्टेप मुझे वो ताला खोलना नहीं देती, मजबूर करती नहीं खोलने के लिए। तो वो ऐसा हुआ। तो जैसे मैंने प्रार्थना डेस्कटॉप पे पहने, मैंने सबसे पहले एक भाई को फोन लगाया, मेरे से सोसाइटी में 100 साल पूरा है, उनको मैंने बताया, उनको वो ऐसा प्रॉब्लम आया तो उन्होंने मुझे वही बताया था और मैंने भी वही उत्तर दिया था। और आज की ड्यूटी मतलब प्रोग्राम मुझे पूरा याद है, लेकिन जब अपने पे बारी आती है ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने उसको शेयर किया, 10 पारी किया उससे, और फिर वो मेरे दिमाग में से वो बात निकल गई, भैया जो 10 सालों में तेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं पहुंचा, अगर तू ऐसा फिर से बिहेवियर करने की कोशिश करेगा तो ये तेरे सेक्स कंडक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो घर में जा सकते हैं और तेरी जिंदगी तहस नहस हो सकती। जो 10 सालों में तूने कमाया है सीधा तू जीरो पे आ सकता है, जीरो या उससे भी नीचे जाएंगे, शायद तू बचेगा नहीं बचेगा। क्योंकि वही बात है कि एक माले से मैं अगर गिरता हूँ तो मेरे हाथ पर टूटते, लेकिन अगर मैं 10वें माले से गिरता हूँ तो मेरी निश्चित मौत पक्की है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे 10 सालों में मुझे सिखाया है। आज की डेट में सीखते रहता हूँ। नए भाइयों की शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज ज्यादा खुद के बारे में बोलने की इच्छा नहीं होती अब, लेकिन वो 10 साल होने के कारण वो ग्रुप में दे देते शेयरिंग। लेकिन जहां तक हो गए नए भाई की शेयरिंग सुनने में इतना मजा आता है मुझे, क्योंकि उनके ऊपर वो कोई स्टैम्प नहीं लगा। मेरे ऊपर जैसे 10 साल का स्टैम्प लगा है तो भाई भाई मैं तो अभी ओल्ड टाइमर हो गया हूँ, वो जो स्टैम्प है ना मुझे सच्चाई बयान नहीं कर रहे थे। लेकिन जो नया भाई हुई ना उसके ऊपर कोई स्टैम्प नहीं लग रहा था, वो खुले दिल से बात करता है ना, तो फिर मुझे वो मेरा आईना दिखता है। ऐसे आईने के देखने के लिए मैं इस मीटिंग में निरंतर जाते रहता हूँ, और वो आईना देखते देखते हुए आज 10 साल मुझे पूरे हुए। इसलिए मैं सबका आभारी हूँ, भगवान का मैं आभारी हूँ, मेरी फैमिली जो मैंने पहले बताया, विजय भाई जैसे दोस्त, संदीप भाई जैसे दोस्त जो इतने दूर होने के बाद याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं और प्यार से अपना हक जताते हैं कि भाई आपको शेयर करना है या शेयर करेंगे क्या, पूछते हैं। और यही कारण, जैसे मैंने अभी हमारे यहाँ पे विजय भाई आए तो मैं उनको बोला था भैया हिंदी से ज्यादा अगर आप मराठी में शेयर कर दो मजा आएगा, तो उन्होंने कहा भी है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मराठी में शेयर करूंगा। उस दिन की मैं राह देख रहा हूँ कि भाई विजय भाई मराठी में कब शेयर करेंगे और उनकी वो जो मीठी आवाज है ना वो कब मैं सुनूंगा। आज के डेट में वो भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरा पूरा 10 साल का उतना तो नहीं है जितना मैं शेयर कर, बहुत बड़ा है, लेकिन इसलिए आज जो शुक्रगुजार हूँ मैं पायनियर ग्रुप का भी, ऑनलाइन ग्रुप का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।